देखिए आपका टॉपिक है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक भाग पर कलाई कर दिया जाता है और दूसरे भाग से परावर्तन होता है, यानी दूसरा भाग परावर्तन होता है। ठीक है, जैसे ये खोखला गोला अगर है, इसको काट दिया जाए तभी ये कितने भागों में कट गया? 4 भागों में ये कट गया। ठीक है, हम इसके हम इस भाग पर कलई कर दे रहे हैं, ऐसे दर्शाने का मतलब होता है कलई कर दिया गया। इसके बीच भाग पर कलई कर दे रहे हैं, इसके इसके आंतरिक भाग पर कर दे रहे हैं, इसके भी आंतरिक क्या भाग इसी भाग पर कर देंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस पे आंतरिक भाग पे कलई किया गया, इसमें बाहर भाग पे कलई किया गया। तो गोलीय दर्पण के आधार पर जो है 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन होते हैं? एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है तल दर्पण। तो गोलीय दर्पण क्या है? गोलीय दर्पण खोखले कांच के गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक पृष्ठ पर क्या किया जाता है? कलई किया जाता है, पालिश कर दिया जाता है, और दूसरा भाग क्या होता है? परावर्तक तल होता है। अब गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, अवतल दर्पण और तल दर्पण। कौन कौन दर्पण? अवतल दर्पण, तल दर्पण, 2 प्रकार के दर्पण होते हैं। ठीक है, गोलीय और अवतल और तल। अब अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ये दोनों अवतल है और ये दोनों तल। ठीक है, जिस दर्पण के उभरे हुए भाग पर कलई किया होता है और दबे हुए भाग से परावर्तन होता है, यानी दबा हुआ भाग परावर्तक तल होता है, वह अवतल दर्पण होता है। मतलब कि दर्पण इस प्रकार से है कि उभरे हुए भाग कह सकते हैं, बाहरी भाग पर कलई किया हुआ हो और आंतरिक भाग परावर्तक तल हो। इसको 2 तरीके से कह सकते हैं कि वह दर्पण जिसके उभरे हुए भाग पर कलई और भीतरी तल या आंतरिक तल या दबा हुआ तल परावर्तक तल होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। ये आपका कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? इसमें कलई भीतरी भाग पर यानी दबे हुए भाग पर किया जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में क्या होगा? कलई जो किया जाएगा वो किस तरह किया जाएगा? दबे हुए तल पर, मतलब गोले का भीतरी भाग पर कलई किया गया रहेगा, बाहरी भाग परावर्तक तल होगा। तो गोलीय दर्पण खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसका एक तल परावर्तक तल होता है और दूसरे तल पर क्या किया जाता है? कलई कर दिया जाता है। ठीक है, पालिश कर दिया जाता है। ये होते कितने प्रकार के हैं? तो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, जिसके बाहरी भाग या उभरे हुए तल पर कलई और दबे हुए तल से परावर्तन होता है, अर्थात दबा हुआ परावर्तन होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। और ये दबे हुए भाग पर कलई, उभरे हुए भाग से परावर्तन, उभरे हुए भाग से परावर्तन मतलब कि बाहरी भाग परावर्तक तल होता है। कौन
कौन सा दर्पण हो गया? उत्तल दर्पण। अब गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, ठीक है। गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। कुछ परिभाषाएं, तो सबसे पहले परिभाषा पढ़ेंगे वक्रता केंद्र। तो गोलीय दर्पण के बारे में बताया। गोलीय दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। तो गोले का केंद्र होगा, जैसे यहाँ है, इसका केंद्र यहाँ कहीं होगा, तो यही जो केंद्र होगा वही दर्पण का क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। मतलब कि गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, इसी गोले का ही भाग गोले का, तो दर्पण का जो है वक्रता केंद्र क्या होगा? गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, उसका वक्रता केंद्र कहलाता है। और वक्रता केंद्र को परिभाषित करते हैं किस अक्षर से? P। ठीक, जैसे अब गोलीय दर्पण है कौन कौन? क्या आपका हो गया? और दर्पण और एक, हाँ बना लेते हैं। तो ये गोले का केंद्र मान के यहाँ कहीं अगर होगा, ये इसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। इसका वक्रता केंद्र किस तरफ होगा? दर्पण के नाम दे लेते हैं, यमोड, ठीक है। तो गोले का केंद्र जिसका कि दर्पण एक भाग है, दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को लिखते हैं C। दूसरा, दर्पण का ध्रुव पोल, क्या होगी? पोल। ध्रुव किसे कहते हैं? दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे इसका मध्य बिंदु है P, दर्पण के ध्रुव को किससे लिखते हैं? P से। तो दर्पण के परावर्तक तल का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। तीसरा आता है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी ये जो रेखा है CP या PC, ठीक है। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। अब देखिए, केंद्र है तो त्रिज्या भी होगी। वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या को दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। इसको लिखते किस अक्षर से हैं? वेक्टर R से या स्मॉल r से लिखते हैं, ठीक है। कैपिटल R या स्मॉल r को भी आप अच्छा लिख सकते हैं। वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। मतलब ये PC क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसमें इधर होगा PC, वक्रता त्रिज्या। तो दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या हो जाएगा? वक्रता त्रिज्या। P से C तक की दूरी क्या हो जाएगी? वक्रता त्रिज्या। फिर हम लोग पढ़ते हैं मुख्य फोकस। मुख्य फोकस
मुख्य फोकस क्या है? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, जैसे ये किरण आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर दो किरणें बनानी है, एक ऊपर से एक नीचे से, ठीक है। दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उसे मुख्य फोकस, ये क्या करते हैं? मुख्य फोकस। अब उत्तर में क्या होता है? उत्तर में उस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है, तो दर्शाया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य फोकस की परिभाषा क्या होगी? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एफ से। तो अवतल दर्पण में जाती है, ठीक है, इसमें आती हुई प्रतीत होती है। कौन से दर्पण में? उत्तल दर्पण में। तो एक बार और परिभाषा सुनिए, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर के जाती हैं उसे दर्पण का क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। अवतल के लिए हो गया, उत्तल के लिए क्या होगा कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण के जिस बिंदु से दर्पण के जो है मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस। अब दोनों को एक साथ में कंबाइन करके अगर हम परिभाषा बनाए तो क्या होगा? मुख्य फोकस की मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद दर्पण के मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस को हम लोग लिखते हैं कैपिटल एफ से। अब छठा पॉइंट, फोकस दूरी। फोकस दूरी ये क्या होता है? दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। मतलब ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच को क्या कहेंगे? फोकस दूरी। फोकस दूरी को किससे लिखते हैं? स्मॉल एफ से। स्मॉल एफ से। अवतल के लिए फोकस दूरी माइनस में होगी और उत्तल के लिए फोकस दूरी प्लस में होगी, ठीक। दर्पण का द्वारक। दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो दर्पण का जो प्रभावी परावर्तक तल होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं। ये जो यहाँ से यहाँ तक है M1 M2 ये पूरा जो प्रभावी परावर्तक तल है, यहाँ भी M1 M2 ये दर्पण का क्या द्वारक, ठीक है। तो दर्पण का जो प्रभावी परावर्तक तल होता है उसे दर्पण का द्वारक कहते हैं, ठीक। फिर आगे अब इससे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। अगला टॉपिक क्या आएगा आपका? गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम। 3 नियम है।